अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड हो रही है ट्यून करने की तो आप उस हिस्से को ट्यून कीजिए और उसको अनट्यून्ड सेक्शन में रिप्लेस कर दीजिए। तो किस तरीके से आप अपने वोकल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं माइक्रोफोन्स के बारे में, गेन स्टेजिंग के बारे में और वोकल एडिटिंग के बारे में। आगे बने रहिएगा। तो किसी भी गाने में वोकल जो है उसको सबसे ज़रूरी माना जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन सारे म्यूज़िक के ऊपर बैठता है और हमारे कान जिस पे जाते हैं सबसे ज़्यादा वो वोकल्स ही होते हैं। मैंने अपने करियर में बहुत सारे वोकल्स रिकॉर्ड किए हैं, एडिट किए हैं, मिक्स किए हैं और मैंने बहुत सारी गलतियां भी की है। अच्छी बात यह है कि मैंने इन सारी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखा है और आज मैं आपके साथ यही सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ किस तरीके से आप अपने वोकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिकॉर्ड मिक्स एडिट कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से, ताकि वो बिल्कुल क्लीन, क्लियर और क्रिस्प सुनाई दे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है माइक्रोफोन। करेक्ट माइक्रोफोन्स को सिलेक्ट करना, चूज करना शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है इस पूरे वोकल प्रोडक्शन के प्रोसेस में। नाउ मुझे गलत मत समझिएगा, करेक्ट का मतलब हमेशा एक्सपेंसिव नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बैरिटोन वोकलिस्ट हूँ, इसका मतलब है कि मेरे वोकल्स में ज़्यादा हाइज नहीं है। ये करेक्ट नहीं होगा कि मैं अपने वोकल्स के सामने एक डल माइक्रोफोन डालूं, इससे मेरे वोकल्स और ज़्यादा डल साउंड करेंगे। इंस्टेड अगर मैं एक ब्राइट माइक्रोफोन डालूं तो ये मेरे वोकल्स को थोड़ा सा और स्टैंड आउट कराएगा, थोड़ा सा और बाहर निकाल के लाएगा। तो ये सेम अप्लाई होता है एक ब्राइट वोकलिस्ट के लिए भी। अगर आपके वोकलिस्ट जिनको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है या अगर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो आप नहीं चाहते कि आपके वोकल्स के सामने आप एक ब्राइट माइक्रोफोन डालें, इससे आपके वोकल्स काफ़ी ज़्यादा हार्श साउंड करेंगे। इसके अलावा कंडेंसर्स और रिबन्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज कैप्चर करेंगे देन डायनामिक माइक्रोफोन। बट मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सस्ते कंडेंसर्स जाके खरीदें। अगर आपका बजट शॉर्टेज है, अगर आपका लिमिटेड बजट है, तो फिर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं आपको एक अच्छा डायनामिक माइक्रोफोन लेने के लिए। दूसरा जो जरूरी पॉइंट है ये है गेन स्टेजिंग। तो अगर आप चाहते कि आपके रिकॉर्डिंग्स में डिस्टॉर्शन या फिर नॉइज रिकॉर्ड ना हो तो आपके प्रीएम्प के गेन को करेक्ट सेट करना बहुत जरूरी है। तो वेदर आप अपने ऑडियो इंटरफेसेस के प्रीएम्प को यूज कर रहे हैं या फिर एक एक्सटर्नल प्रीएम्प को यूज कर रहे हैं, अगर आपने अपने गेन को ज्यादा सेट कर दिया, यानी कि अमाउंट आपने अगर ज्यादा डाल दिया, तो इससे बहुत हैवी चांसेस है कि आपके जो ऑडियो है वो डिस्टॉर्ट हो जाए, आपका जो साउंड है वो क्लिप हो जाए, आपका ऑडियो लॉस हो जाए जब आपका सिंगर लाउड हो। तो इसके विपरीत या ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपने अपने सिग्नल को काफ़ी कम सेट कर दिया तो इसमें पोस्ट प्रोडक्शन में आपके सिग्नल्स में नॉइज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आपका नॉइज फ्लोर ऊपर आ जाएगा, जिससे आपकी रिकॉर्डिंग्स काफ़ी नॉइजी बन जाएगी। एक आसान तरीका जो है अपने इनपुट गेन को करेक्ट सेट करने का वो ये है कि आप अपने सिंगर को कह सकते हैं कि सबसे लाउडेस्ट फ्रेज जो है, जो सबसे गाने का लाउडेस्ट हिस्सा होता है, उसको गाएं और उस मोमेंट पे आपके जो इनपुट सिग्नल्स है वो 70 to 75% होने चाहिए। इससे ऊपर अगर आप चले गए तो चांसेस है कि आप शायद बाद में जाके क्लिप भी कर जाए। तो ये आप एक क्विक वे अप्लाई कर सकते हैं अपने इनपुट गेन को करेक्ट सेट करने के लिए। ऑल्सो इसके अलावा जो बेकार प्रीएम्प्स हैं या फिर जो सस्ते प्रीएम्प्स हैं, उनको जब आप 50% से ज़्यादा पुश करते हैं तो उनमें नॉइज इंट्रोड्यूस होने लग जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इससे आपको पता चल सकता है कि आपका जो प्रीएम्प है वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का नहीं है। और जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपके पास एडिक्वेट 50 to 70% सिग्नल हो, जिसमें आपके पास एनफ हेडरूम हो डायनामिक के लिए, ताकि आपका सिंगर अगर लाउड जाए तो उसमें उसके पास जगह हो ऊपर जाने के लिए। इवन क्वाइटर पोर्शंस में आपके सिग्नल्स तरीके से सुनाई दे। तीसरा पॉइंट है रूम ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूं कि हम सबके पास स्टूडियो स्पेस शायद अवेलेबल नहीं है रिकॉर्डिंग्स के लिए, तो कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो अपने माइक्रोफोन के पीछे की ओर को कवर कर लेते हैं ताकि वो रिफ्लेक्शन से बच सके, रिफ्लेक्शन बाउंस बैक आके जो उनके माइक्रोफोन में हिट करती है उसको वो अवॉइड कर सके। इसमें लोग अलग अलग चीजें करते हैं। कुछ लोग अपने माइक्रोफोन को वार्डरोब के अंदर डाल देते हैं, कुछ अलग अलग DIY प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। इनके अलावा कुछ लोग रिफ्लेक्शन फिल्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, जो मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं। लेकिन जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने माइक्रोफोन के पीछे कवर करने के साथ साथ आपको अपने पीछे भी कवर करना चाहिए जब आप टेक्स कर रहे हैं। तो चौथा जो पॉइंट है ये है
कॉम्पिंग। तो जब भी हम कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं हम कोशिश करते हैं कि सेम सेगमेंट के कई सारे हम रिकॉर्डिंग्स करें, बार बार सेम हिस्से को गाए और बार बार उसको रिकॉर्ड करें। ये जो बार बार हम उनको रिकॉर्ड करते हैं इसको हम कहते हैं टेक्स। ये सबसे आसान तरीका है जिससे हम बाद में जाके अपने हिस्से को पिक कर सकते हैं कि कौन सा पोर्शन सबसे बेस्ट है, उसमें से हम चूज कर सकते हैं और इन अलग अलग टेक्स को जोड़ के हम एक कंप्लीट टेक बनाते हैं जिसमें काफी कम गलतियां होती है और बेस्ट पोर्शंस होते हैं हर रिकॉर्डिंग में से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पिंग। आइडली जिस चीज की आपको तलाश होनी चाहिए जब आप कॉम्प कर रहे हैं वो ये है कि आपको करेक्ट ट्यूनिंग, करेक्ट टाइमिंग और विथ राइट एक्सप्रेशन वाले टेक्स पिकअप करने चाहिए। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टाइम आपको चाहिए होता है इस चीज़ को समझने में। आप इंस्टेंटली नहीं समझ सकते कि कौन से टेक्स करेक्ट है कौन से गलत है, बट ओवर द टाइम ये आप समझने लग जाते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप चीज़ों को कट कर रहे हैं और अलग अलग हिस्से जोड़ रहे हैं तो हर हिस्से के स्टार्टिंग और एंड में आप फेड इन और फेड आउट का इस्तेमाल करें और दो सेक्शंस को आप जब साथ में जोड़ रहे हैं तो उनके बीच में क्रॉस फेड का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो वेदर आप मैट्रिसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर पैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पीछे का पोर्शन भी कवर हो, क्योंकि इस बात को आपको समझना चाहिए कि माइक्रोफोन का जो फ्रंट है वो ज्यादा कैप्चर कर रहा है रेदर देन बैक। तो आप अगर अपने पीछे के एरिया को डेड करेंगे इससे आपके काफी ज्यादा रिफ्लेक्शंस कट ऑफ हो सकती हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट है आपको वोकल ट्यूनिंग नहीं करना चाहिए। तो ये मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा समझने में, लेकिन आपको ट्यूनिंग जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। फैक्ट इसकी 90% गाने ऑलमोस्ट ट्यून्ड होते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल ऑफ म्यूजिक आपको पिच करेक्शन एज मिनिमम एज पॉसिबल इस्तेमाल करना चाहिए। ऑल्सो मेरे ख्याल से ये जो माइंडसेट है कि हम चीज़ें बाद में फिक्स कर सकते हैं, जो फिक्स इन द मिक्स वाला कंसेप्ट है बेसिकली, या फिर जो ट्यूनिंग का जो कंसेप्ट है कि बाद में हम ट्यून फिक्स कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है सोनिकली और क्वालिटी वाइज भी। देखिए फ्रैंकली मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, लेकिन जो सच है वो ये है कि मेलोडाइन जो है, मेलोडाइन सॉफ्टवेयर को वन ऑफ द फाइनेस्ट माना जाता है पिच करेक्शन टूल में। मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ इसको, लेकिन जो फैक्ट है ये भी आपके साउंड को कहीं ना कहीं बिगाड़ने में मदद करता है, कहीं ना कहीं ये बिगाड़ता है और इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। फ्लेक्स की अगर हम बात करें, जो लॉजिक प्रो का इनबिल्ट ट्यूनर है, इनबिल्ट पिच करेक्शन टूल है, उसकी अगर हम बात करें तो मोमेंट आप जब फ्लेक्स को ऑन करते हैं ये आपके वोकल को रीसैंपल कर देता है। इससे आपकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होती है ऑन द स्पॉट। जो आइडियल है वो ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना क्लोज हो सके करेक्ट नोट्स के आप उतने क्लोज रिकॉर्ड करें। इसके अलावा मुझे ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है कि हर कोई पिच परफेक्ट नहीं होता और लोग हमेशा करेक्ट नोट्स पे नहीं हो सकते। अगर आपको ट्यूनिंग का इस्तेमाल करना पड़े तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप सिर्फ उन्हीं नोट्स को ट्यून करें जिनमें ज़रूरत हो। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो पूरे सेक्शंस को, पूरे वोकल रीजन को सिलेक्ट करके पिच परफेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इससे आपके वोकल्स में काफ़ी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड हो रही है ट्यून करने की तो आप उस हिस्से को ट्यून कीजिए और उसको अनट्यून्ड सेक्शन में रिप्लेस कर दीजिए। सिर्फ पार्ट बाय पार्ट आप ट्यून कीजिए, साथ में अपने एसेस और ब्रेथ्स को ट्यून कभी मत कीजिएगा। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताया था किस तरीके से आप अपने वोकल्स प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड और एडिट कर सकते हैं, वो क्लीन, क्लियर और क्रिस्प साउंड अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या फिर आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।